जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बदला है? यहाँ पे तो हर तरह की तबाही आई। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का इत्तेहाद होगा और वो गवर्नमेंट ये तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस खुदकशी करेगी, वो कैसे करेगी? वो इतने बेवकूफ़ तो नहीं है। मिलजुल कर इलेक्शंस जो है आने वाले लड़ने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उमर साहब कहते हैं कि नहीं जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलग लड़ना चाहिए। तो क्या ये खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट नहीं? मुत्तहिद होके लड़ें। गुपकार अलायंस के तहत जो भी पार्टीज़ हैं, जो भी हैं, सब इकट्ठे होके इकट्ठे लड़ें। आदाब नाजरीन, आप जेके रेवोल्यूशन देख रही हैं और मैं आपका मेज़बान साहिल इकबाल हूँ। नाज़रीन किराम, आपको मैं बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़ी हैं और ये किसी तारीफ़ की मोहताज तो नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि हमारे साथ इस वक्त अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रेसिडेंट जो हैं खालिदा शाह साहिबा जो हैं वो हमारे साथ जुड़ी हैं और आज इन्होंने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद पहली दफ़ा जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अहम मौज़ूआत पर इन्होंने बात की। तो आज हम इस ख़ास मुलाकात में उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 370 के बाद क्या कुछ कश्मीर में बदला है और इनके क्या कुछ सजेशंस हैं इस पर। खालिदा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सबसे पहले हमें बताइएगा, क्योंकि आप हमारी माजी का, यहाँ यूँ कहें कि हमारी जो तारीख़ है जम्मू कश्मीर की, उसके एक बड़े हिस्सा जो है उस सब को जानती हैं आप, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बदला है? यहाँ पे तो हर तरह की तबाही आई। सबसे बड़ी तबाही जो आई वो हमारे नौजवानों पे आई। उनकी तालीम का हर्ज हुआ, जगह जगह उनको एक बहाने दूसरे बहाने पकड़ दकड़ चालू रहती है, तब से मार कूट होती है, जेलों में भरे हुए हैं, कब से बाहर के जेलों में भी भरे हुए हैं। और अगर कुछ पढ़ चुके हैं, उन्होंने अपनी डिग्रियां भी हासिल की हैं, उनको कहीं काम नहीं मिल रहा है। हर तरह से आप किसी भी साइड से देखिए, तबाही के सिवाय कश्मीर में और कुछ नहीं आया जब से भाजपा की हुकूमत आई। तो ये सब कुछ नहीं हो रहा है कि अचानक, ये सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा है कश्मीरी कौम को ख़त्म करने के लिए कि भाई ये क्यों सर उठा के चलते हैं। अब कश्मीरी की आदत है, अगर वो गरीब से गरीब भी है लेकिन वो सर उठा के चलता है। आप बाहर कई जगहों पे जाइए, कई रियासतों में जाइए, लाखों कमाने वाला भी ऐसे चलता है जैसे उसके घर में खाना ही नहीं है। आप कश्मीरी को ले लीजिए, वो मामूली सी आमदनी वाला आदमी है, तब भी सर उठा के चलता है, उसे अपने अल्लाह पे भरोसा है। ये बर्दाश्त नहीं होता किसी से। सब यहाँ पे करोड़पति नहीं है, यहाँ दरमियाने दर्जे के लोग भी हैं, गरीब भी हैं, लेकिन उनको आदत है सर उठा के चलने की। ये नहीं बर्दाश्त होता किसी से। तो आर्टिकल 370 को अब एब्रोगेट हुए करीबन जो है 3 साल हो चुकी हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि खालिदा शाह इतने वक्त तक कहाँ थी? नहीं, हम तो साथ साथ बोलते रहे इन सब चीज़ों के लिए, साथ साथ बोलते रहते थे। कई बार इंटरव्यूज़ भी होते थे, सब कुछ होता रहता था। हम लोग तो इसी काम में लगे हुए हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी कश्मीरी 370 या 35A या अपने झंडे को लाए बगैर रहना चाहेगा, कोई भी कश्मीरी नहीं, क्योंकि हमें मालूम है हमारी बका उसी में है। हर एक रियासत के बाशिंदे की, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन वो कश्मीरी है, जम्मू कश्मीर लद्दाख का बाशिंदा है, हर एक चाहेगा कि उसे अपना हक वापस मिले। खालिदा जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताइएगा कि आज की ये ख़ास प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, इसमें कौन कौन से पहलू थे जो आपने उजागर करने की कोशिश की? हमने सबसे जो बड़ा पहलू ये था कि हम सब मुत्तहिद होके लड़ें। गुपकार अलायंस के तहत जो भी पार्टीज़ हैं, जो भी हैं, सब इकट्ठे होके इकट्ठे लड़ें और इस जुल्म सितम से अपने लिए निजात हासिल करें। जिस तरह से यहाँ पर लिखा है कि आईनी और इंसानी हुकूक की पामाली को बंद किया जाए और सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, इस तरह की जो चीज़ें यहाँ पर बेगुनाह नौजवानों को रिहा किया जाए, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बताइएगा थोड़ा सा, क्योंकि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन होने के बाद सरकार ये दावा कर रही है कि माहौल जो है साजगार हो रहा है और G20 का इजलास जो है यहाँ पर होने वाला है और बाकी चीज़ें भी जो सरकार की अगर हम बात करते हैं तो कह रही हैं कि नॉर्मल सी वापस आ रही है। तो आप वहाँ पर ये सारी चीज़ें कह रही है, आईनी और इंसानी हुकूक की पामाली की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्राडिक्ट होता नजर आता है, तो कैसे देखें? चलें, हम पहले यही ले लेते हैं कि यहाँ पे हर एक महफूज है, यहाँ पे सब ठीक हो चुका है। अगर सब ठीक हो चुका है तो रोज़ एनकाउंटर क्यों होते हैं? कि पागल हो गए हैं लोग? आर्मी पागल तो नहीं हुई है। अगर सब कुछ ठीक होता तो आर्मी को मारा मारी क्यों करनी पड़ रही है? अगर सब कुछ ठीक होता तो लोग सड़कों पर क्यों पड़े हुए हैं?
हमारे नौजवान ड्रग एडिक्ट क्यों बनते जा रहे हैं? पढ़ लिख के बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके उनको कहीं काम नहीं करने देते हैं। अभी जो लेटली सारे इंटरव्यू हुए हैं उन सब में धांधली हुई है। तो नहीं, फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे बच्चे तो क्या होगा? अब बड़े हैं, किसी को काम नहीं करने देते हैं, किसी को किसी बहाने पकड़ लेते हैं, किसी को किसी बहाने पकड़ लेते हैं। चाहते हैं कि यहाँ के लोग खाक में मिल जाएं, और कोई मकसद और कुछ नहीं है। तो कौन सी चीज़ ठीक हुई है? रही बात G20 की, ज़रूर करें, बड़े शौक़ से करें, लेकिन G20 का मकसद सिर्फ ये 2-3 सड़कें तो नहीं है ना। अगर इस वक्त भी शहर में कोई भी चला जाए, लगता है जैसे अभी चाइनीज़ जहाज़ बमबारी करके वापस गए हुए हैं, वहाँ की तरफ क्यों नहीं तवज्जो देते? G20 वालों को दिखाना यही 2 सड़कें, इसी से स्मार्ट सिटी हो गई, कैसे हो सकता है? वो भी कोई पागल नहीं आ रहे हैं यहाँ, वो अंधे नहीं, उन्हें सब मालूम है, वो लोग भी सब ये सब जानते हैं। मैम, आपने बात की यकजहती की, हमें एकजुट होकर इससे लड़ना चाहिए, लेकिन वहीं हम एकजुट जब होने की बात करते हैं तो हमारे जहन में गुपकार अलायंस की बात आती है, क्योंकि आर्टिकल 370 के बाद एक वाहिद ऐसी अलायंस थी जो बनी थी उसको फाइट करने के लिए और तमाम जो चैलेंजेस थे उससे निपटने के लिए। लेकिन अभी आप गुपकार अलायंस को कहाँ देखते हैं? क्योंकि ना तो उनकी तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, ना कोई मीटिंग्स। अभी लेटली जम्मू में भी हुई, अभी लेटली तो जम्मू में भी हुई, वो तो होती रहती हैं। अब उसमें से उठ के कुछ लोग निकल गए, क्या मालूम उनको निकलने के लिए कहा गया या उनको खुद ही ऐसा लगा, हालांकि लगना तो नहीं चाहिए था, ऐसा करना नहीं चाहिए था ऐसा। मेरा तो मानना ये है कि हो सकता है दुनिया में आपस में इख्तिलाफ हो, आपस में कभी कोई रंजिश रही हो, वो रंजिशें बाद में भी सॉर्ट आउट की जा सकती हैं, लेकिन पहले अपने हक को तो हासिल करें। जब आपके कपड़े भी उतार के आपको नंगा करके खड़ा किया जा रहा है, फिर आप अकेले खड़े होकर क्या करेंगे? उससे बेहतर है ना कि आप, अगर आपकी किसी से रंजिश भी है, उसको भी साथ लेके चलें, ताकि वो भी आराम से रहे, आप भी आराम से रहें। मैम, गुपकार अलायंस की जब हम बात करते हैं, आपने कहा कि मीटिंग्स होती हैं, बिल्कुल होती हैं, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं। क्या इसको सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स तक ही महदूद रखा जाएगा, या कोई ठोस इक़दाम भी उठाए जाने चाहिए? बिल्कुल होगा, जिस वक्त आएगा आप उस वक्त देखेंगे। अल्लाह ताला जिनको अक्ल देगा वो ज़रूर एकजुट होकर लड़ेंगे, क्योंकि हमें पहले तो हमें देखें ना, अगर आप ऐसा मान लीजिए 2 मिनट के लिए एक तरफ अजदा खड़े हैं, दूसरी तरफ मामूली कोई सांप है या कुछ है, अब आप किसको पहले मारोगे? अजदा को ही मारने की कोशिश करोगे? हम लोग लगे हुए हैं छोटी छोटी चीज़ों के पीछे, छोटी छोटी रंजिशों के पीछे, वो नहीं, सही बात नहीं है ना। जब आपका नुकसान हो रहा है, मैं भी उसमें शामिल हूँ, मुझे कोई नहीं बख्शेगा। या जो इस वक्त भाजपा के साथ मिले हुए भी हैं, जो हमारे कश्मीर के बदकिस्मती से गद्दार पैदा होते रहते हैं, फ्रॉम नाउ एंड देन होते रहते हैं, तो आप क्या समझते हैं उनको बख्शा जाएगा? उनको भी नहीं छोड़ेंगे। जब कश्मीरी मान के उनसे जब काम हो चुकेगा, सबसे पहले तो उन पे वार आएगा। लेकिन बदकिस्मती से वो पास्ट को देख के भी सबक नहीं सीखते हैं। पास्ट में ऐसे गद्दारों के साथ क्या हुआ वो जानते हैं, समझते हैं, फिर भी वक्ती फ़ायदे के लिए करते हैं। मैम, गुपकार की हम बात कर रही हैं तो आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि हाल ही में जिस तरह से आप कह रही हैं कि एक यकजा होने की ज़रूरत है, लेकिन वहीं अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से हम बात करें तो एक तरफ गुपकार अलायंस के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर फारूक साहब हैं, वो कहते हैं कि हमें मिलजुल कर इलेक्शंस जो हैं आने वाले लड़ने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उमर साहब कहते हैं कि नहीं जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलग लड़ना चाहिए। तो क्या ये खुद ही कंट्राडिक्ट नहीं हो रहा? देख, पता नहीं वो क्या सोचते हैं, लेकिन मुझे क्या समझ आती है, मुझे ये समझ आती है कि हर पार्टी ये मेरे ख्याल में जताना चाहती है सबको कि ऐसा ना हो कोई ये समझे कि हम कमज़ोर हैं, तभी हम गुपकार अलायंस में घुस रहे हैं। ये मेरी सोच है। नहीं जी, जब तक हम ये नहीं कहेंगे कि हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए, हम इलेक्शन अलग लड़ेंगे, मुझे उसके पीछे यही वजह लगती है कि आप या मैं या कोई भी दूसरा तीसरा ये ना समझे कि चूँकि हमारे पास ताकत नहीं है इलेक्शन लड़ने की या हम लड़ नहीं सकते हैं, इसलिए हम गुपकार अलायंस के साथ मिल रहे हैं। लेकिन वो उनकी गलत सोच है। मेरा मानना तो यह है, चाहे कोई कुछ भी सोचे, कोई कुछ भी कहे, कोई समझे, आपके सामने जाहिर तौर पे आपके सर से टोपी उतारी गई, आपका झंडा भी हाल फिलहाल ले गए हैं जो कि वो रख नहीं सकते अपने पास, 370 भी, 35A भी। अब क्या होना चाहिए कि हम एकजुट होंगे? इतना काफ़ी नहीं है क्या?
इतनी बर्बादी है। फिर क्या वजह है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम अलग इलेक्शन लड़ना चाहें जिस तरह उम्र साहब? बेवकूफ़ी। ये मैं आपसे कह रही हूँ ना, सिर्फ यही है कि कोई ये ना समझे हम तुम्हारे बलबूते पे हैं, तुम सोचो ये इसके बलबूते पे है। मेरे ख्याल में यही सोच है, और तो कोई इसमें वजह हो ही नहीं सकती। वजह कैसे हो सकती है? मैम बात करें अगर इंडिया पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि कश्मीर जो है एक जब भी हम इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं तो कश्मीर को हम इससे दूर नहीं रख सकते हैं। हाल ही में हमने देखा कि जो बिलावल भट्टू हैं वो पहली दफ़ा जो है 12 साल के बाद जो है हिंदुस्तान का उन्होंने दौरा किया, एक इजलास में वो आए। तो इस जो पहल हुई है, किस तरह से आप इस पहल को देखते हैं? बहुत अच्छी पहल है। देखें ना, अब चाहे आप कुछ भी कह रहे हैं, हम अब एक ही फरीक नहीं रहे हैं। कश्मीर का सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं है कि नहीं जी मैं हूँ उधर, पाकिस्तान भी है। तो अब इन्होंने खुद ही चाइना को भी बुला लिया इनकी गलतियों से। 3 फरीक अब मिल गए। तो जो एक बारी घुस गया किसी जगह में या किसी बात में, तो वो तो फरीक तो हुआ ना। तो उसमें फ़ायदा तो तभी है जब आप मिल के बैठ के कोशिश करोगे सॉर्ट आउट करने की, ताकि आपस में हथियार ना चलें, गोलियां ना चलें, जंगें ना हों। जंगों में तो तबाही होगी, चाहे मैं कितनी ही मजबूत हूँ। दूसरा आदमी जब हमला करेगा मुझे भी नुकसान तो होगा ही। हो सकता है थोड़ा सा उससे कम हो, लेकिन नुकसान के बगैर तो मैं भी नहीं रहूँगी। ये गलत फहमी है किसी भी मुल्क की, वो सोचे कि नहीं पाकिस्तान को सिर्फ नुकसान होगा। ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान को भी नुकसान होगा। या हम सोचेंगे हमें क्या है, हम तो कश्मीर में हैं, इंडिया वालों को नुकसान होगा। नहीं, सब तरफ नुकसान होगा। मैम उन्होंने एक अहम बात वहाँ पे कही कि जब तक ना इंडिया जो है वो 5 अगस्त की जो सिचुएशन है उसको रिवर्स करे तब तक पाकिस्तान बात नहीं कर सकता है। तो उस हवाले से कैसे? ये बात ही ऐसी हुई है कि कोई भी कह सकता है, ये तो कोई भी कह सकता है। तो इन्होंने ऐसी गलती की है। एक हिसाब से आप देखेंगे तो हिंदुस्तान ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। अच्छा भला कश्मीर उनके साथ था, क्या हो गया बीच में? अच्छा भला था तो सही उधर ही। अब सजदा नहीं करता था यहाँ से कोई जाके वहाँ पे, उतना फ़र्क था। तो ये तो खुद ही इन्होंने ये सारा मसला खड़ा किया अपने हाथों। ये अपने कुल्हाड़ी अपने पैरों पे मारी खुद ही। यहाँ पे आके लो जी 370 भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी नहीं। गलत बात है। कोई भी गलती कोई भी करता नहीं जी ये पाकिस्तान ने किया। अरे भाई पहले अंदर तो देखो, अंदर भी तो गलत लोग हो सकते हैं, अपने लोग गलत हो सकते हैं। कभी उधर ठोकते हैं, कभी चीन को पकड़ते हैं, कभी पाकिस्तान को पकड़ते हैं। अपनी गलती कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। सब कुछ हिंदुस्तान ने अपने हाथ से किया है, अपना नुकसान भी खुद किया है। अब उनकी कंडीशन यहाँ पहुँची है कि अगर उनको कहीं पे सरे राह मिलेगा ना, वो लैट्रिन भी लगी हुई, उस पर भी झंडा चढ़ा देते हैं। झंडे की भी, अपने झंडे की भी कोई इज़्ज़त नहीं रखी, अपने ही झंडे की इज़्ज़त रखते। यहाँ आप खुद देखते हैं कितने सालों से हिंदुस्तान का झंडा सेक्रेटेरिएट पे नहीं होता था। कभी किसी ने उस पर आवाज़ उठाई, किसी ने बेहुरमती की? जगह जगह जहाँ पे सजता, जहाँ पे होना चाहिए था झंडा, वहाँ होता था, कोई कुछ नहीं कहता था। लेकिन ये आ गया, उनको भूत दिमाग में हो गया सवार। मैम एक जाते जाते एक आखिरी सवाल। हाल ही में सजाद गनी लोन जो है उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो जानते हैं कि अगले जो इलेक्शंस होंगे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का इत्तेहाद होगा और वो गवर्नमेंट बनाएंगे। तो इस तरह की खबरें जो हैं गश्त कर रही हैं कि शायद इस तरह से हो सके। और जब मैंने अभी बात कही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि वो इलेक्शन अलग से लड़ना चाहते हैं, तो क्या आपको ये होता हुआ नज़र आ रहा है? देखें ना, मेरा मानना तो ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने सारे किए करे पे पानी नहीं फेरेगा बीजेपी के साथ मिलके। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही यहाँ पे आज़ादी लाई, महाराजे से निजात दिलाई, या उन वक्तों के कानूनों से निजात दिलाई, वही पार्टी अगर बीजेपी के साथ मिल जाएगी तो ये तो हुआ ना खुदकशी। ये तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस खुदकशी करेगी। वो कैसे करेगी? वो इतने बेवकूफ़ तो नहीं है कि जो उन्होंने, उनके बड़ों ने, उनके बुज़ुर्गों ने जो कमाया, जो उन्होंने कश्मीर को सहूलियात दी, जो कुछ भी किया, तो वो क्या अब बेच डालेंगे उन्हीं के हाथों? इतनी बड़ी खुदकुशी तो कोई नहीं कर सकेगा। जनरल सेक्रेटरी कहते हैं कि वक्त डिसाइड करेंगे। देखें ना, मैं आपको बताऊं, ये तो बड़े शायर ने कहा है कि वक्त जब फैसला करता है ना
تب گواہوں کی بھی ضرورت نہیں رہتی ہے. وقت سارے فیصلے کر کے دکھا دے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بیٹھے رہیں ٹیک لگا کے وقت کے انتظار میں. ہم نے ہاتھ پاؤں مارنے ہیں، لیکن وقت تو فیصلہ کر کے ہی رہے گا. یہ آپ ایسا یقین رکھیں جیسے میں دیکھتی ہوں آپ میرے سامنے، آپ کو میں نظر آ رہی ہوں. اسی طرح سے وقت تو کر کے ہی رہے گا فیصلہ. چاہے آپ مانو، میں مانوں یا نہ مانوں، فیصلہ تو ہو کے رہے گا. لیکن اللہ کرے کہ کشمیریوں کی بہتری کے لیے، سب کی بہتری کے لیے ہو. مارا ماری میں مارے جاتے ہیں لوگ، بے گناہ بچے مارے جاتے ہیں ہر جگہ. یہ کوئی اچھی بات ہے کیا؟ اگر سب اپنی اپنی جگہ امن سے رہتے، سب ہی آرام سے رہتے. لیکن ہو گیا ہے جنون سوار، اس کو بھی اپنے ساتھ چلانا ہے، اس کو بھی چلانا ہے، اور پھر ان کو چلانا بھی نہیں آتا ساتھ میں، واپس مڑ کے ان کے ہی اوپر ظلم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا اپنا قیمتی وقت دینے. سلامت رہیں آپ بھی. سب کو اللہ تعالیٰ سلامتی دے اور عقل دے، تاکہ ہم اپنا اچھا برا سمجھ سکیں. جیتے رہو بیٹا. تو ناظرین کرام، یہ خالدہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی تھی. کچھ اہم موضوعات پر ہم نے آج بات کی ہے. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. اس طرح کے چھوٹے بڑے اپڈیٹس جو ہیں دیکھنے کے لیے آپ جڑے رہیے جے کے ریولیوشن کے لیے. تب تک کے لیے دیجیے اپنے میزبان ساحل اقبال کو اجازت. اللہ حافظ الناصر.